आज का हमारा टॉपिक है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसके अंदर आता है ये कंजेनाइटल हार्ट डिसीज के अंदर है ना। हमने बात करी थी, हमने इससे जो लास्ट लेक्चर लिया है वो हमने कौन सा लिया था। हमने इससे लास्ट लेक्चर पढ़ने की बात की थी, वो हमने करा था एएचडी, दैट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जो हमारा कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, ये हमारी सीरीज चल रही है अभी। इसके अंदर हमने बोला है कि हम नाम में ही समझा कंजेनाइटल यानी बाय बर्थ हार्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। हमने बोला था इसके अंदर हम चार टॉपिक कवर करेंगे, एएचडी, वीएचडी, टीओएफ और पीडीए। ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस हम एएचडी कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम कवर करेंगे वीएचडी, फिर उसके बाद टीओएफ, फिर उसके बाद पीडीए हम कवर करेंगे। हम डेली हमारा एक लेक्चर रहेगा। अभी हमारा कंजेनाइटल हार्ट डिसीज सीरीज चल रही है, तो वीएसडी पढ़ने से अच्छा है कि पहले एएचडी पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। तो उसको हम कवर कर चुके हैं, तो उसको पहले पढ़ लेंगे। बाकी आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका बहुत कुछ रिलेशन, मतलब ऐसा डायरेक्टली रिलेशन कुछ नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली सब में आएगा। क्योंकि जो हीमोडायनेमिकली चेंजेस है जो मैंने ईएसडी में समझाई थी, कैसे पहले लेफ्ट टू राइट शंट रहेगी, मैंने बहुत डीप में आपको बताया कि क्यों पहले लेफ्ट टू राइट शंट होगी, फिर ये शंट कैसे चेंज होकर क्रोनिक केसेस में राइट टू लेफ्ट हो जाएगी और क्यों होगी, इसका क्या हमको क्या क्या हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, उससे लेफ्ट टू राइट में क्या दिखेगा, राइट टू लेफ्ट में क्या दिखेगा, कैसे, और हमने सब कुछ बात करी थी। ये शंट का जो रिलेशन है ना, ये शंट का रिलेशन वेंट्रिकल्स में भी सेम रहेगा, और ये शंट का रिलेशन सेम टू सेम पीडीए में भी सेम रहेगा। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस पढ़ेंगे उसमें भी, यानी हार्ट की जो तीनों डिसीजेस हैं उनमें तीनों में जो ये शंट वाला रिलेशन है कि पहले लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट, कैसे हार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कॉमन है। तो आप एक का याद कर लोगे ना, बाकी सब में रहेगा। याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस स्टार्टिंग का 10% चेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो उसमें शंट की प्रॉब्लम आ रही थी वो एट्रियम में आ रही थी, वो आपके एट्रियम्स में आ रही थी। इसमें जो आएगी वो वेंट्रिकल्स की वजह से आएगी। कैसे आएगी वो समझाना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने एट्रियम का समझा वैसे वेंट्रिकल का समझाऊंगा, उसी तरीके से मैं पेटेंट डक्टस में भी समझाऊंगा कि पेटेंट डक्टस क्या है और उसमें क्यों आपकी आ रही है। टेट्रोलॉजी फेलोट तो आपका ऐसा कि नाम में है टेट्रोलॉजी, ये चार डिसीजेस का कॉम्बिनेशन है, खुद में कोई डिसीजेस नहीं है। इसमें वीएचडी, एएचडी, ये सब आएंगे, तो उनका मैं मिक्सर आपको जब वो टॉपिक हम उसको कवर करेंगे तो हम उसको कर लेंगे। इतना मैंने इसीलिए बोला क्योंकि इनमें जो याद करने का पैटर्न है, तो एएचडी जैसे मैं पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ उसी पैटर्न में पढ़ना है। पहले एएचडी याद कर लो, फिर वीएचडी याद कर लो, फिर पीडीए याद कर लो, फिर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट याद कर लो। उसी पैटर्न में करो, चीजें कभी नहीं दिमाग से निकलेंगी। हमने अब ईएसडी को बिल्कुल दिमाग से, यहाँ से जो भी हमने पढ़ा है उसे हटा दो। मैं आपको फ्रेश पढ़ा रहा हूँ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, लेकिन मैं हर बार एक लाइन जरूर, क्योंकि मैं ये सोच के बैठा हूँ कि आपने ईएसडी पढ़ा है, तो मैं हर बार ये बोलूंगा कि हमने ईएसडी में पढ़ा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि मैं ये बोल दूंगा कि एसडी में पढ़ा था तो मैं वीएसडी में नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं, वीएसडी में मैं बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि हाँ ये एचडी में भी था। क्यों? क्योंकि जिससे आप कनेक्ट कर पाओ कि एएचडी और वीएचडी में कितनी सारी चीजें कॉमन हैं। क्लियर? अब हम पहले पढ़ते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जैसे एएचडी में था वो भी सेप्टल डिफेक्ट था। क्या होता है सेप्टल? हम समझते हैं, ये हमारा हार्ट है, ये हमारे एट्रियम्स हैं। ठीक है, अब दो एट्रियम, ये जो लेयर होती है जो एट्रियम्स को डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल। दो एट्रियम के बीच में, और जो दो वेंट्रिकल्स के बीच में डिवाइड करती थी उसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल। ये सेप्टल लेयर होती है। अब इसमें जो एट्रियम में प्रॉब्लम थी उसे एट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट बोलते थे। इसमें किसमें प्रॉब्लम होगी? वेंट्रिकुलर की सेप्टल में। उसमें कैसे हो रही थी, क्या है, वो सब हम एचडी में पढ़ चुके हैं, हम उसकी बात बिल्कुल यहाँ पर नहीं दोहराएंगे। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं, वहां पर पढ़ चुके हो। अभी हम बात करेंगे वीएचडी की। पहले हम बिल्कुल उसी सीरीज से चलेंगे जैसे हमने एएचडी पढ़ा था। एएचडी में पहले हमने पढ़ा कि बाय बर्थ ये प्रेजेंट, जैसे एएचडी में होल था वो बाय बर्थ था, इसमें क्या होल बाय बर्थ होता है, नहीं होता, क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। फिर उसके बाद क्या, कि उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी जब एक्यूट केस में, फिर उसके बाद क्रोनिक में क्या था, फिर हम उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो लेवल वाइज जैसे उसमें चले थे इसी लेवल वाइज इसमें चलेंगे, और पीडीए में भी उसी तरीके से हम लेवल वाइज इसको समझते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने ईएसडी में जब आपको ये बताया था कि ये जो सेप्टल डिफेक्ट है, जो होल है, वो क्यों प्रेजेंट होता है, पहले से क्यों होता है, क्योंकि मैंने कहा था वो लिख के नहीं आना,
क्योंकि डिफेक्ट में हमें वो लिख के नहीं आना, वो आपकी नॉलेज के लिए फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो। उसी तरीके से मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आपकी नॉलेज के लिए इसमें आपको कैसे पढ़ना है। हम इसमें एट्रियम की बात, जैसे उसमें हम वेंट्रिकुलर की बात नहीं कर रहे थे, हम इसमें एट्रियम की बात नहीं करेंगे। इसमें हम जो भी बात करेंगे वो वेंट्रिकुलर के सेप्टम की बात करेंगे। आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये जो दोनों को लेफ्ट राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग करती है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल। क्यों अलग करते हैं? राइट वेंट्रिकल में रहता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल में रहता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। अगर ये एक हो जाएंगे तो आपस में ब्लड की मिक्सिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और यही हमको देखने को मिलेगा सेप्टल डिफेक्ट में। तो ये होता कैसे है, पहले तो इसकी आप बेसिक समझो, एनाटॉमी समझो, जो हमें लिख के नहीं आनी, ठीक है, कि क्यों होता है। देखो एएचडी में मैंने आपको बताया था कि जो होल होता है ना वो बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। वो ऐसा होता है कि जब आप यूट्रस के अंदर होते हो तब वो होल क्या होता है, बाय नेचर आपके प्रेजेंट होता है। वो होल बंद होना रह जाता है ना। अब वो होल का काम क्या होता है, वो होल क्यों होता है, वो हम सब वहां पढ़ चुके हैं, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बस इतना बता रहा हूँ कि जो एएचडी में जो होल था वहां के सेप्टल में वो पहले से ही प्रेजेंट होता है। वो बाय ऐसा नहीं है कि वो क्या यूट्रस में ही था और वो होल वर्किंग था यूट्रस में। जब आप यूट्रस लाइफ में थे, जब आप फीटस थे, तो वो जो होल था वो वर्किंग था, मगर वो होल बंद होना रह गया। कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से वो होल बंद रहना रह गया। हमने बहुत सारे कॉज बात करे, जेनेटिक है, सबसे मेजर कॉज तो अननोन है, ठीक है। तो वो सब, अब वेंट्रिकल में क्या ऐसा कोई होल होता है जो बंद होना रह गया? नहीं। वेंट्रिकल में आपके कोई भी ऐसा होल आपके यूट्रस लाइफ में नहीं होता। फिर सर, फिर आपके वेंट्रिकल्स में जो आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल होता है ये यूट्रस लाइफ में बन रहा होता है, ये मेकिंग में होता है। तो इसमें क्या होता है, ये बनते टाइम इसमें प्रॉब्लम आती है। यानी जो इसमें वेंट्रिकल्स में जो सेप्टल प्रॉब्लम होती है वो माल फॉर्मेशन होती है। यानी जो चीज बन रही थी वो प्रॉपर बन नहीं पाई, मगर सेप्टल में वो चीज नहीं थी। सेप्टल में क्या हो गया, सेप्टल में तो वो क्या हो गया कि वो जो थी मगर हम उसे क्लोज नहीं कर पाए। कोई पहले से एक था स्ट्रक्चर जो यूट्रस लाइफ में क्या था, एक्टिव था, मगर हम उसको जब बाहर सराउंडिंग एनवायरमेंट में लाए जो बंद होना चाहिए था अब, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। लेकिन इसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जो यूट्रस लाइफ में ओपन रहे। इसमें तो बस क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे आपने डिफेक्ट पड़े होंगे जो हमारे बॉडी में, इसका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का सबसे बड़ा जो कॉज है, सबसे बड़ा कॉज है, वो सबसे बड़ा कॉज है अर्ली प्रेगनेंसी। जिन लोगों में जो अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है उनमें सबसे ज्यादा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं हमारी बॉडी में जब तक 9 मंथ पूरे नहीं होते तब तक कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में क्या हो रहा होता है, बन ही रहा होता है। तो उसी तरीके से जिन लोगों में अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनमें स्ट्रक्चर पूरा बनना चाहिए था, लेकिन वो पूरा नहीं बन पाता, ये सेप्टा पूरा नहीं बन पाता, जिस वजह से क्या रह जाता है, एक ओपनिंग रह जाती है। और यही सेम रीजन में आपको जो एएचडी में पढ़ा था, चलो वो छोड़ो, पीएडी का पीडीए में पढ़ाऊंगा, अभी दिमाग से निकालो, वीएचडी समझो, ठीक है। तो वीएचडी में क्या हो गया, ये होल क्या था, यहाँ होल कोई प्रेजेंट नहीं था। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई होल ऐसा एएचडी की तरह फंक्शनल होना है। यहां पर क्या हो गया कि स्ट्रक्चर जो बनना था वो नहीं बन पाया। अब ये बन कैसे नहीं पाया इसको समझो। हमने बोला ना कि किसी की अर्ली हो जाती है प्रेगनेंसी, या फिर और भी बहुत सारे रीजन, जेनेटिक भी रीजन होता है, अननोन रीजन भी होता है, बहुत सारे कॉजेज होते हैं। देखो इसका सबसे मेजर कॉज होता है अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी काफी मेजर कॉज होता है। फिर अननोन, ये भी बहुत कॉमन, नहीं पता हमको, जेनेटिक है ना। फिर आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर भी करते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या रहता है, फिर आपका और बहुत सारे, जैसे रूबेलिया का इन्फेक्शन, रूबेलिया का इन्फेक्शन कौन, जैसे जर्मन मीजल्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ को हो जाते हैं जिसकी वजह से रह जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे कि ऐसा डायबिटीज हो जाए माँ को। तो ये सब ऐसे बहुत सारे रीजंस है जो क्या कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं इसको नहीं बनने में, ठीक है। अब होता क्या है वो समझो एक बार। ये जो आपकी लेयर है, अब ये जो आपकी लेयर होती है ना वेंट्रिकल्स की, ये दो पार्ट से बनी होती है, ये दो पार्ट से बन रही होती है जब आप यूट्रस के अंदर होते हैं। कैसे? पहला जो इसका ये जो पूरी पार्ट है ये दो पार्ट से होते हैं। ऊपर का पार्ट होता है वो होता है मेम्ब्रेन का, वो मेम्ब्रेन का बनता है, ऊपर का पार्ट मेम्ब्रेन का। और जो नीचे वाला पार्ट होता है ना वो बनता है मसल का। वो किसका बनता है? मसल का। ये मसल का बनता है। ये टोटल आपका पूरा सेप्टा है। ये आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका वेंट्रिकुलर सेप्टा है जो अभी मैंने बनाया था। ये दो पार्ट से बनता है, ठीक है। ऊपर का पार्ट कौन सा होता है? ऊपर के पार्ट को बोलते हैं मेम्ब्रेनियस पार्ट।
ये मेम्ब्रेन का बना होता है, मेम्ब्रेनियस पार्ट, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है मस्क्यूलर पार्ट, ये मसल का बना होता है। यानी सर इसमें हम एक बेसिक बात समझ आ रही है, अगर ये दो चीज से, कोई भी चीज दो चीज से बनती है तो बीच में उनकी एक चीज प्रेजेंट होती है, उसका नाम सर होता है जंक्शन। क्या नाम होता है उसका? जंक्शन। यानी बीच में यहां पर एक जंक्शन है। क्यों? क्योंकि वहां पर जहां पर मेम्ब्रेन एंड कर रही है और मसल स्टार्ट हो रही है, इसी जंक्शन पर मोस्ट कॉमनली, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर बार, मोस्ट कॉमनली 90% केसेस में आप लगभग ऐसा मान लो कि वो जो होल है वो यहीं पर रह जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर बन रहा होता है, मेम्ब्रेन मसल से जुड़ रही होती है, तो इस जुड़ने के पॉइंट पर जंक्शन पर एक होल रह जाता है, उसी को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि मेम्ब्रेन में भी होल रह जाए या मसल में भी होल रह जाए। अगर मसल में होल रह जाता है तो उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, वो हम आगे बात करेंगे, मगर मैं मेजोरिटी ऑफ द केस की बात कर रहा हूं। तो जो मेजोरिटी ऑफ द केस होते हैं वो इस रीजन में होते हैं जहां पर आपकी मेम्ब्रेन खत्म हो रही है और मसल स्टार्ट हो रही है, इसको बोलते हैं जंक्शन। इसका एक नाम और होता है, इसका नाम होता है पेरीमेम्ब्रेनियस, पेरीमेम्ब्रेनियस। that is the at the junction of membranous and the muscular portion। इसके बीच में स्ट्रक्चर क्या हो रहा होता है? बन रहा होता है। जिन लोग अर्ली प्रेगनेंसी ऐसे कोई कॉज हो गया जिसकी वजह से ये प्रॉपर नहीं को क्या हो पाता, बन नहीं पाता। तो द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम हैज अ मेम्ब्रेन एंड अ मस्कुलर पोर्शन। VISD इंप्लाइज क्या डिफेक्ट इन दी, किसमें? इसी में, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में। ये जो किसमें इम्प्लाइड डिफेक्ट है? इंट्रावेंट्रिकुलर, दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टा है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, उसके बीच में ये प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द VSD कहां मिलेंगे? जो हमने बात करा मेजॉरिटी प्री मेम्ब्रेनियस रीजन में, यानी इसी जंक्शन पे, दैट इज एज द जंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन एंड द मस्कुलर पोर्शन। मस्क्यूलर डिफेक्ट अगर इस मसल वाले पार्ट में मिल रही है तो बहुत अनकॉमन होती है, ठीक है। उसका अगर सपोज करो मसल वाले पार्ट पे मिल रही है तो उसे क्या बोलते हैं? उसका फिर नाम बोलते हैं, याद रखना, माला डी रॉगर। क्या बोलते हैं? माला डी रॉगर। इफ होल प्रेजेंट होता है मस्कुलर पार्ट में, जनरली जो मस्कुलर पार्ट में होल प्रेजेंट होता है वो बहुत छोटा होता है, स्मॉल होल होता है, तो माला डी रॉगर क्या बोलते हैं? अगर 2 मार्क्स में पूछे, स्मॉल VSD यानी स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इन मस्क्यूलर पोर्शन ऑफ किसमें? इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में। और ये जनरली आपको ओल्डर चिल्ड्रन में ये आपको देखने को मिलते हैं। ये माला डी रॉगर नाम कैसे पड़ा? ये जनरली मालूम, ये माला डी रॉगर होता है जनरली एसिम्प्टोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि होल इतना छोटा होता है कि सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं, और जनरली खुद ही होल समय के साथ ही अपने आप ठीक हो जाता है ना। मैंने बोला ना, क्योंकि ESD में भी बोला था, VSD में, ASD में भले एक बार ऐसा होता है कि टाइम के साथ होल ना भर पाए, मगर VSD में बहुत कॉमन होता है कि टाइम के साथ होल भरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो माला डी रॉगर कैसे नाम पड़ा? माला डी रॉगर नाम ऐसे पड़ा, एक हॉल हेनरी लुइस थे, हेनरी लुइस रॉगर, उनके नाम पर यह नाम पड़ा है, ठीक है। तो 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज माला डी रॉगर। माला डी रॉगर क्या है? स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट विच इज प्रेजेंट इन द मस्कुलर पोर्शन इन द इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल एंड इट इज अ asymptomatic, ठीक है, एंड इट इज एसिम्प्टोमेटिक एंड इट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द ओल्डर चिल्ड्रन। बच्चों में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। ए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ आपको क्या होता है? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो और कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं, कहो ESD भी साथ में मिल सकती है, कहो जो हम ESD पढ़ चुके हैं वो भी साथ में इसके मिल सकते हैं, PDM पढ़ेंगे वो भी साथ में मिल सकती है ना। जब ये साथ में मिलते हैं तो क्या है, और खतरनाक डिसीज ये बन जाएगी, जब एक दो साथ में बिल्कुल हो सकते हैं। पल्मोनरी स्टोनोसिस भी मिल सकती है। पल्मोनरी स्टोनोसिस का मतलब क्या होता है? तो जो हमारा पल्मोनरी वॉल्व है वो भी हमारा क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है, वो भी बंद हो सकता है। पल्मोनरी वॉल्व आप जानते हैं कहां होता है? राइट वेंट्रिकल, और जहां से जो पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, ये क्या डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, किसमें? लंग्स में ले जाती है, वहां से फिर ऑक्सीनेटेड होकर कहां आता है? लेफ्ट एट्रियम में। तो यही ये पल्मोनरी आर्टरी में वॉल्व लगा होता है, पल्मोनरी वॉल्व। ये भी आपका कंजेनाइटल में बंद हो सकता है, तो VSD के साथ आपको ये भी देखने को मिल सकता है, बिल्कुल ठीक है, इसको समझना। अच्छा, क्या आपने सर जैसे बोला कि ये एज के साथ ठीक होता है, कितने परसेंटेज चांसेस होते हैं? जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर आपका सपोज करो स्मॉल स्मॉल होल है, यानी स्मॉल डिफेक्ट है, स्मॉल डिफेक्ट है, तो उसमें एक रिलेशन देखा गया कि लगभग 25% जो केसेस हैं जब बच्चा 18 मंथ्स तक होता है,
तब तक ये क्योर हो जाते हैं। अच्छा याद रखना, कंजेनाइटल जो डिसऑर्डर, चाहे एएचडी हो चाहे बीडी वीएचडी पीडी, ये जनरली आपको फीमेल्स में ज्यादा मिलते हैं, गर्ल्स में ज्यादा मिलती हैं, ठीक है। बॉयज के कंपेयर में गर्ल्स में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक, मैंने बताया ना, जेनेटिक माँ से बच्चों में इजीली रहता है जाना एज कम्पेयर टू बॉयज में। तो गर्ल्स में ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज, कोई भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई पूछे एएचडी वीएचडी पीडी में सबसे कॉमन क्या है, तो सबसे कॉमन होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज द कॉमनेस्ट कंजेनाइटल हार्ट डिसीज इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप, ठीक है। तो ये दो डाटा मैंने आपको दे दिए हैं। हम यहाँ बात कर रहे थे कि लगभग अगर 4 बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चे में 18 मंथ में ये वो डिफेक्ट अपने आप ठीक हो जाता है। लगभग 50% केसेस ऐसे देखे गए हैं जिनमें 4 साल होते होते तक होल पूरी तरीके से भर जाता है, और लगभग 75% केसेस ऐसे देखे हैं कि 10 ईयर्स तक होते होते होल पूरा फिल हो जाता है। यानी सोचो 4 में से 3 लोग तो ठीक हो ही जाते हैं। अगर होल छोटा है, बड़ा है तो फिर तो सर्जरी हमें करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि वेट करते हैं, वो देख लेते हैं होल छोटा है तो खुद ही बोल देते हैं कि कोई नहीं, बाकी कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उनकी मेडिसिन खाते रहो, टाइम के रहते रहते, समय के साथ रहते रहते आपका होल कंप्लीट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अब हम मेन समझेंगे हीमोडायनेमिक। ये हमने प्रॉपर एएचडी में भी बहुत अच्छे से समझी थी, है ना, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको वीएचडी में नहीं समझाऊंगा, मैं वीएचडी में बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा जैसे जीरो से है, ठीक है। जिन्होंने एएचडी में पढ़ी उन्हें लगेगा कि फिर से रिवीजन हो रहा है, फिर से रिवाइज करो, और इसी तरीके से फिर से रिवीजन में आपका पीडीए में भी कराऊंगा, ठीक है। तो पूरा रिवीजन चलेगा। अब होता कैसे, इसको ऐसे समझो। क्या होता है, हमारा नॉर्मल हर्ट कैसा होता है, देखो अभी हम जानते हैं ये हमारा नॉर्मल हर्ट है, ठीक है। ये राइट एट्रियम, राइट, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहाँ से आता है सुपीरियर वेना कावा, यहाँ से इंफीरियर वेना कावा, यहाँ से पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो ये आपका सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये आपकी पल्मोनरी वेन क्या है ना, ये क्या लेके आती है, ये लेके आती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। ये यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही, फिर उसके बाद यहाँ से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये इसमें भी कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। अब आप ये मत पूछना आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड, हम बार बार बोल चुके हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन है। इसी तरीके से पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी एक्सेप्शन है कि नहीं। और फिर यहां से निकलती है आउटा, जो पूरे बॉडी में क्या ब्लड पहुंचा रही होती है, ये आपका आउटा है ना। वॉल्व हम अपने जानते ही हैं, फटाफट 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 एक सेकंड में। ये आपका जो वॉल्व यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपका होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट होता है, ये होता है बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होता है कौन सा, पल्मोनरी वॉल्व, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है आउटेक वॉल्व, ठीक है। इस तरीके से हमारे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल हम जानते हैं कि हमारे पूरी बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है, नेक जितना हर्ट के नीचे से रीजन है वहां से इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेके आ रही है, हर्ट के ऊपर से सुपीरियर वेना कावा लेके आ रही है, पूरा डीऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है कहां पर, राइट वेंट्रिकल्स में पंप हो गया, राइट वेंट्रिकल्स उसको पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पहुंचा देती है, लंग्स में। कहां पहुंचा देती है, ये हमारे बने हुए हैं, सपोज करो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यहाँ पर मेरे प्रेजेंट है लंग्स, ठीक है। तो ये सारा ब्लड कहाँ चला जाता है, इस तरीके से यहाँ लंग्स में वापिस यहाँ आ जाता है, ठीक है। फिर ये लंग्स से सारा ब्लड, लंग्स से सारा ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में सारा ब्लड ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन में जाता है, और पल्मोनरी वेन में ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा के थ्रू पूरे बॉडी में। ये नॉर्मल फंक्शन है। अब मैंने क्या बोला कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है कि आपका सर, हमने बोला कि एक होल प्रेजेंट है, वो होल कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स के बीच में, ये रहा हमारा होल प्रेजेंट है, ठीक है। ये होल प्रेजेंट है। अब नॉर्मल ब्लड तो हमें पता है कि नॉर्मल ब्लड इस तरीके से जाकर फिर ये लंग्स में, फिर इस तरीके से आकर ये पूरी बॉडी में चला जाता है। अब इसमें होगा क्या, नॉर्मली क्या दिमाग होगा कि पूरा ब्लड सर यहाँ आएगा, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाना तो पल्मोनरी आर्टरी में चाहिए, मगर पल्मोनरी आर्टरी में ना जाकर वो ब्लड कहाँ, क्योंकि ये होल प्रेजेंट है, अगर सपोज यहाँ से 100 ml ब्लड आ रहा है तो यहाँ से ये 50 ml यहाँ घुसेगा, 50 ml इसमें चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा कि नहीं, क्योंकि सर होल प्रेजेंट है। अब सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है, क्या होल वन वे है क्या,
होल वन वे है? नहीं सर, होल वन वे नहीं है। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो आता है, ऑक्सीडेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, वो लेफ्ट एट्रियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और आउटा में जाता है। क्या वो ये भी तो हो सकता है कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड राइट वेंट्रिकल में घुस जाए? क्योंकि होल तो दोनों है ना, टू वे है ना, होल तो वन वे तो है नहीं। तो ब्लड यहाँ का आकर यहाँ भी चला जाता है। तो बिल्कुल है कि दोनों इधर उधर रास्ते हैं। क्या वो ब्लड यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी? मगर ये जंग जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? ये जंग वो ही जीतेगा जिसमें ज्यादा ताकत है, यानी जिसमें ज्यादा प्रेशर है। यानी है ना, ये इधर से ब्लड आएगा वो कोशिश करेगा इधर जाने की, इधर से ब्लड आएगा वो जाएगा इधर कोशिश करने की। लेकिन जंग कौन जीतेगा? कौन फाइनली जंग जीतेगा? सर जंग वो जीतेगा जिसमें प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर किस में ज्यादा है? हम जानते हैं लेफ्ट साइड के हार्ट में ओवरऑल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लड इसे बॉडी को पंप करना होता है। सबसे ज्यादा मेहनत भी यही करता है, सबसे ज्यादा काम भी यही करता है आपके बॉडी के अंदर, हार्ट में। आपके हार्ट के अंदर सबसे ज्यादा राइट से ज्यादा काम लेफ्ट करता है। तो सीधी सी बात है, अगर लेफ्ट वाला ज्यादा काम करेगा तो फिर उसके अंदर प्रेशर भी होगा ब्लड का, तभी तो वो पहुंचा पाएगा पूरी बॉडी में। तो ये क्या बोलेगा कि नहीं, हम जंग ये जीत गए। तो ये जो सारा ऑक्सीडेंटेड ब्लड आउटा में जाता था वो अब आउटा में तो जाएगा। सपोज 100 ml आउटा में जाता था, तो 100 ml की जगह 50 ml आउटा में पहुंचेगा, और 50 ml इस होल के थ्रू कहां चले जाने लग जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। 50 ml कहां जाने लग गया? राइट वेंट्रिकल में। अब यहां पर जो 100 ml ब्लड था, यहाँ पर 100 ml ब्लड ऊपर तो नॉर्मल आएगा ना, सुपीरियर वेना कवा इन्फेरिया, वो तो नॉर्मल है। तो वो भी 100 ml यहाँ आ रहा है, कहाँ? राइट वेंट्रिकल में। और वही 100 ml ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है। मगर अब ये टोटल कितना हो गया? 150। क्यों? क्योंकि 100 ml तो नॉर्मल ब्लड आ रहा था इसका, जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, प्लस 50 ml इसका भी आ गया। तो ये टोटल ब्लड अब यहाँ पर कितना जाने लग गया? 150 ml। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि ये सारा ब्लड लंग्स में जाके भरने लग जाएगा? क्यों? क्योंकि लंग्स में तो जो पावर है फ्लूइड निकालने की वो तो 100 ml की है, लेकिन 50 ml हर बार ज्यादा भरेगा। तो यानी जब कंडीशन एक्यूट रहेगी तो सारा ब्लड किस में भरता चला जाएगा? लंग्स के अंदर। क्या करेगा हार्ट? क्या करेगा हार्ट? ब्लड पंप कर करके सारा ब्लड भर देगा लंग्स के अंदर। किसके अंदर भर देगा सारा ब्लड? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ये सारा ब्लड आपका फिल होने लग जाएगा। ठीक है, यानी क्या मैं अब ये शंट कैसी है? ये शंट कैसी है? ये शंट ऐसी है ना कि ये शंट आपकी किस तरीके से दिख रही है? शंट आपकी दिख रही है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस तरीके से पूरा का पूरा हार्ट में कहां जा रहा है? यहां पर आ रहा है, लंग्स में आ रहा है। ठीक है, अब ये शंट बाद में क्या हो जाएगी? आपकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपकी जो शंट है वो कैसी है? लेफ्ट टू राइट है। अभी पूरा का पूरा ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है। ठीक है, बाद में ये उल्टी होगी, मैं बताऊंगा कैसे उल्टी होगी, कैसे ये राइट टू लेफ्ट शंट होगी। ठीक है, तो अभी जो हमारी शंट है वो लेफ्ट टू राइट है, बाद में ये शंट हो जाएगी हमारी राइट टू लेफ्ट। अभी लेफ्ट टू राइट में कैसे कह रहा हूं? क्योंकि ये सारा ब्लड कहां से आ रहा है? लेफ्ट हार्ट से आ रहा है ना, ये इधर जा रहा है, और ये पूरा ब्लड कहां भर रहा है? लेफ्ट से राइट में जा रहा है कि नहीं? ये देखो ब्लड दिख रहा है लेफ्ट से राइट में, क्योंकि ये कौन सा हार्ट है? ये हमारा है लेफ्ट हार्ट, और ये हमारा इधर का राइट हार्ट। तो ब्लड अभी एक्यूट केस में कहां जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। यानी जो शंट अभी हमारी एटा मूवमेंट प्रेजेंट है वो क्या है? वो लेफ्ट टू राइट प्रेजेंट है। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे पूछूं एक्यूट केस में आपको क्या क्या केसेस दिखेंगे, मैं अभी एक्यूट की बात क्यों कर रहा हूं समझना। मैं आपसे बोलूं एक्यूट केसेस में आपको क्या क्या दिखेंगे, तो आप किस तरीके से बोलोगे कि सर मुझे एक्यूट केसेस में क्या क्या केसेस दिख रहे हैं एक्यूट में? तो मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं कि अगर मैं यहां पर हेडिंग एक डालूं, यहां पर अच्छी सी, यहां पर मैं डालूं कि इन एक्यूट केसेस क्या क्या मुझे चीजें दिखेंगी। सर पहला तो मुझे दिखेगा वो दिखेगा लेफ्ट टू राइट शंट। अगर किसी को अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो मुझे पहले लेफ्ट टू राइट शंट दिखेगा, लेफ्ट टू राइट शंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हार्ट से राइट में जा रहा है। सर मुझे दूसरी चीज ये दिखेगी कि सारा का सारा ब्लड लंग्स में भर रहा है, तो मुझे पल्मोनरी एडिमा दिखेगा, पल्मोनरी एडिमा दिखेगा। ठीक है, अगर मैं जब एक्सरे कराऊंगा तो मुझे सर एक्सरे कराने पर मुझे लंग्स का साइज क्या मिलेगा? बड़ा मिलेगा, लंग्स का साइज बड़ा मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड भर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें मुझे सर एक्यूट केसेस में मिलने को देखने को मिलेंगी। अब क्रोनिक केस में इसका उल्टा होगा। कैसे होगा? अब उसका लगाओ दिमाग। देखो सिंपल दिमाग है, जैसे ही लंग्स में फ्लूइड भरने लग गया, अब लंग्स कोई ऐसा तो है नहीं कोई ऐसी गुफा है कि भैया जिसके अंदर भरे चले जाओ भरे चले जाओ भरे चले जाओ। लंग्स भी तो फट जाएंगे, लंग्स फटेंगे नहीं। तो लंग्स क्या करेंगे? लंग्स बोलेंगे कि ठीक है, स्टार्टिंग एक्यूट केस में तो वो अपने अंदर भरते चले जाएंगे भरते चले जाएंगे। जब एक समय ऐसा आएगा ना
कि लंग्स के अंदर पूरा फ्लूइड भर जाएगा, तो लंग्स बोलेंगे नहीं, अब हम ब्लड ये तुम्हारा नहीं लेने वाले, अब अपना ब्लड पकड़ो वापस। क्यों? क्योंकि अब हमें जगह ही नहीं है। अगर अब इससे ज्यादा हमने अगर अब ब्लड लिया तो हम ही फट जाएंगे। तो लंग्स क्या बोलेगा कि सर जो नॉर्मल ब्लड फ्लो पहले आप हमें दे रहे थे, किस तरीके से? इस तरीके से, ये जो नॉर्मल था, अब ये हम मना कर रहे हैं, अब हम ये ब्लड नहीं लेंगे सर। क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर स्टार्ट हो जाती है एक चीज जिसका नाम होता है रिफ्लेक्स पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्यों रिफ्लेक्स है ये? क्यों रिफ्लेक्स है? क्योंकि लंग्स के अंदर इतना फ्लूइड भर रहा है, तो हाइपरटेंशन डेवलप नहीं होगी क्या? फ्लूइड भरेगा तो कितनी हाइपरटेंशन डेवलप होगी लंग्स के अंदर, तो फिर वो एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म चलाएगा और बोलेगा कि नहीं भैया ये सारा फ्लूइड पकड़ो वापस, अब हम इसको नहीं ले पाएंगे। तो वो क्या करेगा, इस ये जो सारा फ्लूइड है इसको वापस करने लग जाएगा। जो पहले इस तरीके से आ रहा था वो अब वापस जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में। अब ये राइट वेंट्रिकल्स में भरेगा। जब ये फ्लूइड राइट वेंट्रिकल्स में भरने लग जाएगा कंटिन्यूअसली, राइट वेंट्रिकल लंग्स की जगह राइट वेंट्रिकल से बनने लग जाएगा, तो अब किसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा? लेफ्ट का ज्यादा हो जाएगा कि राइट का? सर राइट का। क्यों? क्योंकि सर अब राइट में फ्लूइड भर दिए हो आप पूरा, तो अब लेफ्ट का प्रेशर कहां से ज्यादा रहेगा? तो अब लेफ्ट कमजोर हो गया, तो अब राइट का प्रेशर ज्यादा हो गया। यानी जो पहले पूरा ब्लड लेफ्ट टू राइट आ रहा था वो अब लेफ्ट टू राइट ना आकर क्या हो जाएगा? राइट टू लेफ्ट। अब वो ब्लड आपका कहां भरने लग जाएगा? इस तरीके से लेफ्ट में। क्लियर? अब वो ब्लड आपका भरने लग जाएगा लेफ्ट में। यानी क्रोनिक केस में सर जो मुझे समझ आया वो मुझे ये समझ आ रहा है कि जो अब मेरी शंट है वो राइट टू लेफ्ट हो गई। क्यों? क्योंकि सर जो राइट हार्ट है इसका प्रेशर बढ़ गया एज कंपेयर टू लेफ्ट, अब लेफ्ट का कम हो गया, तो अब ब्लड है वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो राइट टू सर। दूसरा सर, अब जो पल्मोनरी एडिमा दिख रहा था वो तो अब नहीं दिखेगा। क्यों सर? क्योंकि लंग्स के अंदर फ्लूइड ही नहीं है, तो कहां से दिखे? तो फिर सर किसके अंदर दिखेगा? फिर तो सर हार्ट के अंदर दिखेगा ना, क्योंकि हार्ट के अंदर इतना फ्लूइड भर रहे हो, तो सर क्या दिखेगा? सर कार्डियक एडिमा दिखेगा सर। तो कार्डियक एडिमा दिखा देता हूं। सर लंग्स का साइज बड़ा मिलेगा? नहीं सर, लंग्स के अंदर जब फ्लूइड ही नहीं है तो कहां से भरा